नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्वाण दिवस पर एकात्म परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत सुबह तेलीबांधा चौक में व भाजपा मुख्यालय में दीनदयाल की प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पंडित दीनदयाल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा की चिंता का विचार है, एकात्म मानवदान है और दीनदयाल जी के अंत्योदय का विचार है कि सबसे अंतिम व्यक्ति का भी जो विकास है वो सबसे पहले होना बहुत जरूरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हम सब राजनीति में जिस विचार को लेकर चलते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको जो मार्गदर्शन दिया है एकात्म मानववाद का, उसको लेकर हम चलते हैं। हम सब उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और हमको ये शक्ति मिले कि उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया है एकात्म मानववाद को, उस पर हम चल रहे हैं। कहते हैं तो भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज सत्ता और संगठन पर जमकर हमला बोला और बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया के सवालों का भी बेड़ी ही बेबाकी से जवाब वहां पर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि काफी तरीके से निडर होकर वो उत्तर देते हुए नजर आए और सत्तारूढ़ कांग्रेस को जमकर उन्होंने घेरा। और वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से पत्र पर बोलते हुए बृजमोहन ने कहा कि टीएस सिंहदेव बहुत बुद्धिमान हैं, जो देशभक्त भी हैं और उन्हें वैक्सीन के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये चिंता सिंहदेव की नहीं होनी चाहिए, ये चिंता प्रधानमंत्री की होनी चाहिए और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना भी बहुत जरूरी है, जो सबको करना बहुत जरूरी। दुर्भाग्यजनक है कि टीएस सिंहदेव जैसे व्यक्ति जो बुद्धिमान भी हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, जिसको वैक्सीन को देश के वैज्ञानिकों ने, देश के साइंटिस्टों ने अप्रूव किया है, पूरे देश में लग रही है और विदेशों में भी जा रही है, उस वैक्सीन को नहीं लगाने की बात कर एक भ्रम फैलाने का काम हो रहा है, अपनी असक्षमता को छुपाने का काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में ये अन्याय है और ये कोई नासमझ व्यक्ति अगर ऐसी बात करता तो समझ में आता, परंतु टीएस सिंहदेव जैसे व्यक्ति ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भ्रमित हैं और उसके कारण वो इस प्रकार की बात करते हैं। तो जगदलपुर के सर्किट हाउस में आज राज्यपाल सुश्री जो कि अनुसुईया उइके हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने बौद्धघाट परियोजना पर बात करते हुए कहा कि ये परियोजना आदिवासियों को घबराने की इससे जरूरत नहीं है, उनके लिए लाभ वाली है और 2022 तक सर्वे के कार्य पूर्ण किए जाएंगे और उसके बाद ही आगे की योजना को किस तरीके से चलाना है, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। जो कि एक राज्यपाल के रूप में मैं एक छत्तीसगढ़ की दायित्व मुझे मिला है और विशेष तौर पर राज्यपाल को जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो है उसका संरक्षक माना है और विशेष प्रावधान संविधान में दिए गए हैं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत जो 96 में पेशा कानून है उसका ये क्रियान्वयन किस तरह से हो और वहाँ पर आदिवासियों के विकास के लिए उनको उनकी तमाम चीज़ों का उनको संरक्षण मिले और उस क्षेत्र में शांति बनाए रखना और साथ साथ उनकी परंपरा, उनकी सांस्कृतिक धरोहर उसको रखना और बहुत सारे ऐसे प्रावधान की जो उनको जमीन दूसरे अन्य गैर आदिवासी का ट्रांसफर ना हो और वहाँ पर 100% उनका आरक्षण पंचायतों में और इस तरह के तमाम सारा जो है प्रावधान पेशा कानून के तहत ट्राइबल में अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को ये मिला हुआ।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बहे हुए आंसू अब सियासत में बदल गए हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ में भी आंसू की राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो यहां पर तेज कर दी हैं। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक सरगर्मियां ज्यादातर तरीके से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर गर्माती हुई नजर आ रही हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत के रोने की घटना के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बहे आंसुओं पर देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और ये छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी की राज्यसभा में भावुक होने और रोने वाली घटना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आंसू तो आंसू होते हैं, लेकिन उसके अपने मायने होते हैं। टिकैत जी के आंसू निकले तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा के किसान उठ खड़े हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आंसू निकले तो इसका क्या असर है, आप साफ देख सकते हैं। देखिए, आंसू तो आंसू हैं, लेकिन आंसू के अलग अलग मायने हो सकते हैं। एक कभी टिकैत जी के आंसू निकले तो पूरा यूपी, राजस्थान, हरियाणा के सारे जाट किसान फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी रोए तो इसका क्या असर है, इसको आप सब देख रहे हैं। कहने की कोई बात नहीं है। सीएम के इस बयान पर बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी ने आरोप का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता की तारीफ कर रहे थे और तारीफ के आंसू बहा सकते हैं तो सबके लिए आंसू बहा सकते हैं। जिनकी समाप्त हो गई इस प्रदेश की जनता के प्रति, वो मुख्यमंत्री से क्या बराबरी करेंगे? जो मुख्यमंत्री विपक्ष के ही एक नेता के कार्यों की तारीफ करके आंसू बहा सकता है, वो देश की जनता के लिए आंसू बहा सकता है, वो सबके लिए आंसू बहा सकता है। जिन लोग विपक्ष को लेकर विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, देश विदेशी तत्वों के हाथों खेल रहे हैं, वो क्या जाने भावनाएं क्या है। भावनाएं तो मोदी जी जानते हैं, भावनाएं वही जानते हैं गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग कि जिन्होंने राजनीति के लंबे दूर के पड़ाव को आज तक सिद्ध किया है। राजनीति में कटुता होती है, राजनीति में मनमुटाव होता है, लेकिन राजनीति में भावनाएं भी होती हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण कल लोकसभा में और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी और गुलाम नबी आज़ाद का दिया हुआ भाषण है। देश की राजनीति में नेताओं के बह रहे आंसुओं को देखकर लग रहा है कि ये आंसुओं का मौसम है, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के लिए अपने आंसू क्यों बहाए, इसका इशारा सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। महासमुंद जिले में बेलसोडा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक सरफरे आशिक ने युवती को गोली मार दी और एक तरफा प्रेम के चलते मारी गई इस गोली की वजह से मौके पर यहां पुलिस भी पहुंची है और युवती की मौत की जो खबर है वो पुलिस को दी गई है और मृतका का नाम भी यहां उजागर करने की कोशिश की गई। लेकिन लगातार अगर हम पुलिस की बात करें तो मामले की पूरी तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। जो आज लगभग 12:30 बजे की घटना है, कोतवाली थाना क्षेत्र के जो बिलसुंडा है एरिया, वहाँ पर मेन रोड में घटना घटित हुई है। मृतिका रूपा धीवर जो है वो बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा है, जो कि अपनी बड़ी बहन हेमलता धीवर के साथ कुछ दवाइयाँ लेकर लौट रही थी रास्ते में। तो जो आरोपी है चंद्रशेखर परमार, ये अपने दो दोस्तों के साथ बाइक में आता है और लड़की को पकड़ के उसके कनपट्टी में बंदूक जो देसी कट्टा है वो टिकाकर उसने गोली से फायर कर दिया, जिसके कारण लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाते हुए वह जब ले गए हॉस्पिटल तब तक वो मृतिका मृत घोषित की गई थी। प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। लड़की ने लड़के से बात करने से इनकार कर दिया था, जिससे क्षुब्ध होकर इसने घटना को अंजाम दिया है। एक तरफा प्यार का तो मामला लगता ही है, स्पष्टता एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है प्रथम दृष्टया। ये जो लड़का वेपन्स कहाँ से आया जो कट्टा रखा है? ये देसी कट्टा ये बता रहा है कि ये दिल्ली जब गया था कभी, तो दिल्ली आगरा के आसपास इसको मिला है। लड़का नदी मोड़ घोड़ारी का रहने वाला है। बेसिकली ये ड्राइवरी का काम करता है और पूर्व में बता रहा है कि लड़की के साथ पढ़ा भी है कभी और इससे परिचित था। इसके जो दो अन्य साथी जिनके साथ मिलकर ये वारदात का अंजाम दिया गया, उनके नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं और अभी वो कहाँ हैं? जो मुख्य आरोपी है चंद्रशेखर, उसका एक साथी है भरत निषाद और एक और अन्य आरोपी है। दोनों घटना से फरार हो गए हैं और टोटल 3 लोग हैं। अभी इनमें पुलिस किन धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है? इसमें आईपीसी की धारा 302 के तहत कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके 2 साथी हैं, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आरोपी के जो फरार साथी हैं उसके पता तलाश का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे।
प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने गंडई नगर के प्राथमिक वनोपज जो सहकारी समिति की नवीन भवन का उद्घाटन यहां पर किया है और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और वन मंडल गंडई परिसर में निर्मित नवीन भवन प्राथमिक वनोपज जो सहकारी समिति है इसकी मर्यादित तरीके से लोकार्पण करने का जो कार्यक्रम किया गया वो मुकम्मल तरीके से कर दिया गया और काफी ज्यादा उत्साह भी लोगों में देखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक ने की। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2018 में सबसे पहली बात तो ये थी कि जिन वायदों के पर कांग्रेस की सरकार बनी 36 वायदे हुए थे, 24 पूरे हो चुके और इस बार की स्थिति ये है कि जो बड़े बड़े वायदे थे, प्रमुख रूप से राशन कार्ड बनाने की बात थी, कर्जा माफ़ी की बात थी और 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी। बहुत अवरोध के बावजूद भारत सरकार ने हमारे चावल को जमा करने से मना किया। उसके बाद भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर आप जब हिसाब लगाएंगे तो समर्थन मूल्य होता है 1815। राजनांदगांव शहर में 13 फरवरी से 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और पुष्प महोत्सव में विभिन्न पुष्पों की सजावट के साथ साथ घरों एवं संस्थानों में लगे हुए पुष्पों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो राजनंदा शहर में स्थित आनंद वाटिका में गढ़बो नवा राजनंदा की तर्ज पर प्रकृति की ओर से सुघर हरियर राजनंदा थीम पर 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। पुष्प महोत्सव का आयोजन नगर पालिका निगम के द्वारा किया। थोड़ी 1 माह हम लोग विलम्ब चल रहे हैं, कारण कि कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। चूँकि अब लगातार नगर पालिका निगम राजनांदगांव में कोविड के केस एक आ रहा है पिछले 3-4 दिनों से और वो जो महामारी की जो इंटेंसिटी है कमी आई है और शासन के द्वारा भी लगातार अन्य सेक्टरों को खोला जा रहा है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूर्णतः पुष्प महोत्सव में किया जाएगा। 13 और 14 फरवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे देश में और अन्य देशों में भी यथासंभव पुष्पों का संग्रहण करके लोगों के प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तीसरे दौर के ट्रायल में नहीं होने की आपत्ति जताई है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें लिखी बातों को उन्होंने साझा करते हुए कहा कि पहले भी वे जन समुदायों की चिंता को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से साझा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 71,000 से भी ज्यादा कोवैक्सीन उपलब्ध है और उनका कहना यह भी था कि तीसरे दौर की प्रशिक्षण के बगैर कोवैक्सीन नहीं किया जा सकता और इसलिए डोज खराब ना हो, इस पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है। प्रधान जी को मैंने 2 पत्र भेजे हैं और दोनों में कोवैक्सीन के संबंध में अपने विचार रखे कि जब तक ये ट्रायल स्टेज में है, अभी इसमें परीक्षण चल ही रहा है, फेज 3 पूरा नहीं हुआ है और उसका डाटा प्रकाशित नहीं हुआ है, तो आप ट्रायल पूरा हो जाए, एक बार उसका शोध पूरा हो जाए, उसके बाद में आप भेजिएगा तो हम लगवाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच नहीं है। वरना अभी जो वैक्सीन आप भेज रहे हैं उसके साथ एक फॉर्म भी भेज रहे हैं। कोविशील्ड के साथ कोई फॉर्म नहीं है, आप लगाइए, वो दवाई के रूप में है। कोवैक्सीन के साथ फॉर्म ये कहता है कि फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल इसके हो गए हैं जिसमें सफलता पाई गई है, लेकिन फेज 3 का शोध अभी भी चल रहा है। तो उस परिस्थिति में जो नागरिक उसको लगाएंगे उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, अर्थात कि कोई रिस्क है तो ये आप उसके लिए जिम्मेदार है। सरकार जो भी आपको मदद करेगी उपचार वगैरह, तो कोविशील्ड में तो वैसा नहीं है, इसमें ऐसा है। तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कैसे अपने प्रदेश के लोगों को बाध्य करूं कि आप ट्रायल का हिस्सा बनो। वो आपकी इच्छा है, ट्रायल में तो जो अपने आप को उपलब्ध कराना चाहते हैं वो अपने आप को उपलब्ध कराते हैं और उन पे शोध की क्रिया हो सकती है। इन परिस्थितियों में मैंने कहा है कि और ना भेजें, जब फेज 3 ट्रायल पूरा हो जाएगा। अपनी राय भी रखी है कि इसको पूरा होने देना चाहिए था, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी। एक वैक्सीन थी और आप देखें उस वैक्सीन से जिन लोगों को जिस क्रम में लगना है कोई कमी नहीं आई है। आज की स्थिति में भी पर्याप्त मात्रा में वो वैक्सीन उपलब्ध है और तब तक ये शोध पूरा हो जाता, वो शोध पूरा करके आप उसके बाद फिर इसको भेज।
तो केंद्रीय कृषि कानून को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कानून से किसानों को होने वाले नुकसान की बात कही। राजनंदा गांव में भी प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शहर में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए अपनी कृषि बचाने और किसान जद्दोजहद यहां पर करते हुए दिख रहे हैं और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपति मित्रों को ही लाभ पहुंचाने के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। किसानों के साथ में पूरे देश में जो गलत हो रहा है, अब किसानों के हक को जो छीनने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है, जिसके लिए प्रदेश के हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के संगठन के मुखिया सम्मानित श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम किसान के साथ मिलकर हर जगह किसानों के साथ मिलकर किसानों के साथ सम्मेलन करके उनके साथ में मिल के जुड़ के एकजुट होकर हम सब मोदी सरकार के विरोध में हैं और उनको इस चीज़ का अवगत कराया जा रहा है, उनको चेताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप अपने जो तीनों काले कानून हैं उनको वापस लें और किसान भाई हमारे जो सुख समृद्धि से अभी चल रहे हैं उनके सहयोग में और कल्याण के काम करें। इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस जगह जगह आंदोलन कर रही, सम्मेलन कर रही है और हर तरीके से सोशल मीडिया वार्तालाप बैठ के लोगों के पास जाके किसानों की जो तकलीफ की बातें बताकर और किसानों के साथ मिलके तीनों कानूनों को विरोध करके उसको निरस्त कराने के लिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।